ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोलराइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था तो वहां पे इस तरह के डायग्राम को हम लोग अनपोलराइज बोलते हैं। मतलब किसी एक डायरेक्शन में आपका ईएम वेव जा रहा होता है और उससे जो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन बनते हैं वहां पे ऑसिलेशन हो रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप में से कभी किसी बच्चे को ये वाला डायरेक्शन मिलता है बच्चों ऑसिलेशन का, इस तरह से और इस तरह से, है ना, तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे अपन लोग द ऑसिलेशन of electric field vector on the plane। ठीक है, ऑन द प्लेन, जिस प्लेन पे अपन पढ़ रहे हैं। और अगर बच्चों मान लो कभी आपको ऐसा डॉट मिल जाए, इसका मतलब पता है क्या है? ये एक लाइन है जो मोबाइल के बाहर आ रही है आपकी, या लैपटॉप स्क्रीन के बाहर आ रही हुई, अंदर भी जा रही हुई। तो ये हो जाएगा द ऑसिलेशन, दो बोलो, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। राइट, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो ये डायग्राम बन जाता है बच्चों, और एक डायरेक्शन में अपना ईएम वेव चलता जाता है। इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि राइट साइड में आपका एक्स एक्सिस होगा बच्चों, यहाँ पर वाई एक्सिस होगा, और एक थर्ड एक्सिस बनता है तो ऐसे बनाया जाता है जिसको जेड बोलोगे। वो तो यहाँ पर डॉट से दिखाया गया है। डिड यू गेट इट? हाँ, तो बच्चों ये जो इलस्ट्रेशन लास्ट क्लास का था वो यही समझ लो कि कोई वाइब्रेशन है बच्चों, है ना। वाइब्रेशन किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है? वाई के अकॉर्डिंगली। लाइट कहाँ जा रही है आपकी? एक्स पे जा रही है। तो जो इसका पास एक्सिस बनेगा ना, जस्ट सी दिस, पास एक्सिस किसका होना चाहिए? तो बोलोगे सर पास एक्सिस भी वाई का ही होना चाहिए। तो वाई पे अगर पास एक्सिस और वाई पे अगर अपना ऑसिलेशन हो रहा है तो क्या ये पास हो पाएगा? तो बोलोगे यस सर, पास हो पाएगा। डाउट तो नहीं किसी को? इमेजिन करो ना, अपन लोग गेट वेट से निकल जाते तो गेट हमारे लिए लीनियर कहलाता है ना। अगर गेट वो छोटे छोटे बना देगा इस तरह से, थर्ड एक्सिस बना देगा, मान लो ये होगा इसकी पास एक्सिस बना देगा, तब क्या करोगे? ऑसिलेशन तो आप लोगों के कहां पे जा रहे हैं बोलो? यू कैन सी दैट द ऑसिलेशंस आर ऑन वाई एक्सिस। बच्चे लोग देखो ना, ये वाई पे हो रहा है एक्सिलेशन, ऑसिलेशन, और एक्स पे आप आगे बढ़ रहे हो, और जो इसका पास एक्सिस है वो कहां पे जा रहा है? क्या कोई वेव मिलेगी यहाँ पे? माय डियर स्टूडेंट्स, कोई वेव मिलेगी यहाँ पे? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, खत्म, कोई वेव नहीं मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो मैं लिखता हूं नो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल पास। इस पेज पे डाउट बोलो। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टॉपिक एक्चुअली, अनपोलराइज्ड लाइट बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ती है, तो वाई पे भी ऑसिलेशन हो रहे हैं, जेड पे भी हो रहे हैं, लेकिन जब पोलराइड लेकर आएंगे तो उसकी पास एक्सिस कौन सी है? जेड की। तो किनको अलाउ कर देगी वो? ट्वेल्थ के बच्चों, जेड को अलाउ कर देगा, है ना। वाई वाला ट्रैप हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, तो ये केवल जेड यहां लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और बच्चों ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट हो गया है। बात खत्म, इतना सिंपल था ये। बच्चों ये पूरा आप लोगों का मलूज लॉ था। स्टार्ट कहां से करता है? कोई लाइट के सोर्स से पढ़ना शुरू करता है। इस लाइट के सोर्स से सब डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे। अगर अपन ने किसी एक डायरेक्शन में ईएम वेव को देखा है तो मतलब उससे बनने वाला हर डायरेक्शन क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहलाएगा। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इसको रिजॉल्व करोगे तो कुछ वाई पे जा रहे होंगे और कुछ जेड पे जा रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो वेव है वो कहां जा रही है? एक्स एक्सिस पे। यही डायग्राम को राइट साइड में बनाया गया है बच्चों इस तरह से, नए तरीके से। तो जो डॉट्स बन रहे हैं वो जेड एक्सिस वाले हैं, जो ऊपर जा रहा है बच्चों वाई एक्सिस वाला है। आपकी लाइट कहाँ जाएगी बोलो? एक्स पे जाएगी, पक्की बात है। ये जो डॉट्स है ना बच्चों, जेड एक्सिस पे ऑसिलेशन है, वाई जो लिखा है वो दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस वाला ऑसिलेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनपैरेललाइज्ड पोलराइज्ड लाइट है। व्हेन यू अप्लाई अ पोलराइड ओवर हियर, तो जो इसका पास एक्सिस होगा ना, यहाँ पर पास एक्सिस क्या दिख रहा है आप लोगों को? ट्वेल्थ क्लास के बच्चों, इस पोलराइड का पास एक्सिस क्या दिख रहा है आपको? वाई के पैटर्न में दिख रहा है, तो पास एक्सिस ब्रैकेट में वाई लिख लेना, तो बच, तो क्या हो जाएगा? वही लोग पास हो पाएंगे बस। तो वाई वाले हैं मेरे पास, जेड वाले क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे भाई। तो ऐसे देखते देखते क्या कर लिया अपन ने? प्लेन पोलराइज लाइट ले आए। अब इसी प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों एक बार और पोलराइजर से अपन पास कर, एक बार और मतलब इसी का डायग्राम आगे बना हुआ है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। इसको अपन एक बार और भेजेंगे तो उसको एनालाइजर बोलते हैं।
क्या कहोगे बच्चों? जस्ट लाइक अ वन मोर फिल्टर, जो अलग अलग एंगल पे इसके अलग अलग एम्पलीट्यूड चेक कर लेगा। जस्ट लाइक अपन कोई टैप वाटर से टैप ओपन करे तो एंगल बढ़ाते जाएंगे तो कुछ वैल्यू से फर्क आता है ना बच्चों, वही है ये। ये पोलराइड का एक्सिस है, जो बनाया ना एक लाइन डैश करके, पहले वाली लाइन जो बनी हुई है ना, ये पास एक्सिस पोलराइड की है। और ये पास एक्सिस किसकी है बच्चों? एनालाइजर की। उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो आपको तो पता है कि जो एनालाइजर होता है उस पर जितना वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही पास होगा। तो इसको थोड़ा एलोबरेटिव फॉर्म में मैंने बच्चों राइट साइड बना दिया है। आप थोड़ा ध्यान देके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम बनी हुई है ई नॉट के जैसी। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा किस किस को आ रहा है समझ में? थीटा के साथ रिजॉल्व कर देंगे बच्चों। एटलीस्ट आंसर में आई सपोज बच्चों यहाँ तक का सबको क्लियर है ना? तो जो बाद में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा ना ऑसिलेट करने वाला बच्चों, वो इस तरह से करेगा। कॉस थीटा यहाँ पे ये बता रहा है कि उस एंगल से वैल्यू, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम आना शुरू हो जाएगी। तो आपको तो पता ही है कि एंगल अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो पूरे जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है ना। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है बच्चों, उसको बोलोगे आप लोग मलूज लॉ। हमें ये बताया जाता है कि इंटेंसिटी जो रहती है ना बच्चों, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? बोलो, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी नई वाली किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपन वन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ई नॉट कॉस थीटा। तो एट लास्ट क्या बनेगा? ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? हेलो, चाहो तो यहाँ भी के लिख सकते हो और बाद में बोल सकते हो के ई नॉट स्क्वायर को यहाँ पर मैंने आई नॉट कर दिया है। तो ये हो जाएगा नया वाला इंटेंसिटी। आई नॉट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट का। और कॉस स्क्वायर वाला जो टर्म है वो उन दोनों एक्सिस के बीच का टर्म है। तो लिखा है यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। इन दोनों के बीच की जो एक्सिस होती है ना, उसके बीच का एंगल थीटा बोलते हैं। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन ड्यू टू स्कैटरिंग। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये अगर लाइट है ना बच्चों, कैसी लाइट है बच्चों? तो बोलोगे अनपोलराइज लाइट है। तो कैसा दिमाग चलेगा आपका? अनपोलराइज लाइट कैसे बनती है बच्चों? तो बोलोगे सर सनलाइट से जो लाइट बनती है उसको अपन अनपोलराइज लाइट बता सकते हैं। अनपोलराइज का क्या मतलब होता है और जल्दी से बताना मुझे। जो ऑसिलेशन होंगे वो क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर फॉर्म में ऐसे दिखाए देखे जाएंगे। देखो कितना आसान है समझना है इसको। ये हो गए अपने एक ऑसिलेशन बच्चों। राइट साइड में ना मान रहा हूं मैं कि एक्स एक्सिस है, तो बाकी दोनों एक्सिस कैसे हो जाएंगे? वाई हो जाएगा बच्चों और जेड हो जाएगा। तो वाई पे तो ऑसिलेट कर ही रहा है ये। अब एक बात का ध्यान रखो कि ये अनपोलराइज लाइट होगी तो यहाँ पे ये ऑसिलेशन के लिए ये भी दिखाए जाएंगे, ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जब कभी हम लोग जूनियर क्लास में जब पढ़ते थे ना बच्चों, तो वहां पर स्कैटरिंग ऐसे बताई जाती है दैट यू हैव अ मीडियम काइंड ऑफ दिस, और उस मीडियम के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो मेरे पास एयर, एयर के पास ही पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट उन पे हिट करेगा तो लाइट बच्चों बेंड होना शुरू हो जाएगा उन पार्टिकल्स की वजह से, है ना? तो मैं लिखता हूं द सनलाइट गेट्स, बोलो, scattered due to particles of medium। अब सुनना क्या पढ़ा रहा है टीचर यहाँ पे आपको। सर के पास ऑलरेडी एक पार्टिकल है, देखो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है सन से बच्चों, आर यू गेटिंग इट? तो ये किसी मीडियम के पार्टिकल को हिट कर जाएगी। मैं इसको से कलर कर देता हूँ ना, से येलो। इससे हिट होने के बाद ये ना, ये पार्टिकल है मीडियम का, मीडियम पार्टिकल। और बच्चों ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे अपना रास्ता बदल ले ये। तो मुझे बताओ अगर कोई ईएम वेव है वो किसी डायरेक्शन में गई है तो बाकी दोनों ऑसिलेटिंग वेक्टर कैसे बन सकते हैं? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? इफ दिस इज माय ईएम वेव तो बाकी दो ऑसिलेटिंग वेक्टर बोलोगे तो सर, बोलोगे सर वो तो ऐसे बनने चाहिए, राइट? लेकिन ऐसे वेक्टर थोड़ा ना है मेरे पास, और लाइट के डायरेक्शन में तो कोई ऑसिलेट करता ही नहीं है। मतलब कहने का क्या है, एडवांटेज मुझे मिल गया। जो एरो बने हुए हैं ना बच्चों,
देखो ईएम वेव के तो डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर सकते आप, तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएंगे और बच कौन जाएंगे आपके पास बच्चों, ये बन जाएंगे दिस वेक्टर्स, जो इस पूरे मोबाइल फोन की स्क्रीन के परपेंडिकुलर है या इस पूरे पेज के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा आपने जानबूझ के नहीं करा, एक्सीडेंटली पार्टिकल पर टकराने के बाद जो अनपोलराइज लाइट है आपकी बच्चों, वो कैसी बन गई, बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। सर के पास एक सोर्स होगा, सोर्स इस टॉपिक को देखते हुए पक्की बात है कि सनी होना चाहिए, है ना बच्चों, सनी होना चाहिए। कोई दिक्कत है ना। देखो ये अनपोलराइज लाइट सामने जा रही है तो इस पे दोनों के दोनों, इसके पहले की जो कहानियां है ना वो यहाँ पे बनाई सुनाई हुई है मैंने। यहाँ से देखो, सन होगा, सन पे इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा, उसको रिजॉल्व किया गया होगा, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। एज आई टोल्ड यू, हम पीछे का डायग्राम बार बार नहीं बनाते हैं बच्चों, हम डायरेक्ट बनाते हैं अनपोलराइज और करना उसको पोलराइज। तो जब आप लोग पोलराइड का इस्तेमाल करके कर रहे होगे तब तो भैया ये दिख रहा है पोलराइड, लेकिन जब आपका एक्सीडेंटली और तुक्केबाजी में काम चल रहा है तो अपन करेंगे कि ये जो पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल है, मतलब एयर के पार्टिकल्स हैं, उस अगर वो ज्यादा एयर के पार्टिकल का साइज होगा उससे अगर अपन स्कैटरिंग देखते हैं तब मिलेगा। मोस्टली बच्चों ब्लू कलर स्कैटर करता है, वो ऐसे ही करता है, पोलराइड करेगा और स्कैटर करते हुए, है ना। तो हम ये बोल देंगे अगर जो जो लाइट 90 डिग्री पे बेंड करके जाएंगे ना बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा करने से पता है क्या फायदा मिला है मुझे, ये जो ब्लैक वाले एरोस दिख रहे हैं ना बच्चों, ये ब्लैक वाले एरोस ऐसे बनाने पड़ेंगे और ये डायरेक्शन किसके हो जाएगा, ये वेव का, जो सरासर गलत है, आर्ग्यूमेंट में नहीं है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग, कोई प्रॉब्लम। जो पॉइंट्स है वो यहां लिखवा दिए हैं मैंने, आप ऐसा लिखते जाओ बस कि देर इज नो फेस रिलेशन बिटवीन there is no phase relation between the perpendicular oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये सिलेंडर बनवाया हुआ है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि किसी मीडियम में अगर लाइट एंटर करता है तो उसके पार्टिकल से वो बेंड भी हो सकता है, अगर 90 पे कर गया तो हमारा काम ही हो गया। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहां तक, डायग्राम बन जाएगा। बहुत से बस हुआ तो एक मार्क में पूछेगा आपसे एक्सप्लेन पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो डायग्राम बना के छोड़ देना। अनपोलराइज से क्या हो रहा है बच्चों, पोलराइज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन बाय अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये मतलब समझ लो अल्टरनेट ईयर्स या एक्सटेंसिवली पूछा जाता है ये, पोलराइजेशन बाय क्या लिखा है पढ़िए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसको बेसिकली ना ब्रूस्टर्स का लॉ भी कहते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है बच्चों, ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं इसको। अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है पता है, मुझे अनपोलराइज को क्या करना है बच्चों, बोलो, सारे बच्चे बोलो, अवर एंड गोल इज, मुझे कुछ भी करके ऑसिलेशंस को हटाना है, राइट बच्चों, कुछ भी करके ऑसिलेशंस को हटाना है। सो व्हाई नॉट अज्यूम अ रीजन और अ मीडियम विच इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर जस्ट लाइक दिस। ऐसा एक मीडियम अज्यूम कर लो, बोलो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। लेट्स कलर इट अप, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है बच्चों, ये एक मीडियम है। मीडियम के बाहर बच्चों एयर है, और हमारे वाला जो मीडियम है उसको बोल सकते हैं अपन N2 बराबर N। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? लेट से एयर है। नाउ व्हाट आई एम हैविंग बच्चों, मेरे पास ना एक सोर्स है लाइट का, ये रहा हमारा सोर्स। इस सोर्स से जो अनपोलराइज लाइट ट्रेवल कर रही होगी वो ऐसे कुछ कर रही होगी। कोई दिक्कत, क्या सही बना है डायग्राम अनपोलराइज का? तो अनपोलराइज बच्चों ऐसे दिखाई जाती हैं, ये इस तरह से। परेशानी वाली बात है क्या तो बोल दो।
अभी भी अनपोलराइज नहीं बने हैं वो, ये भी लगना जरूरी है। दीज आर कॉल्ड एज अनपोलराइज लाइट। अभी तो ठीक है बच्चों, दिक्कत वाली बात, सोर्स एक तरफ क्या है, पोलराइज, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। अब सुनना, मुझे बताओ ये जो लाइट होगा बच्चों, इस लाइट में एक बात तो बहुत क्लियर होगी ना सब बच्चों लोगों को, दैट द लाइट इज गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रही है, जल्दी बोलो। ओके गुड, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, होती है नहीं होती बेंड, तो बोलोगे सर बिल्कुल हो जाती है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन रियल लाइफ में बताए क्या होता है बच्चों, रियल लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं तो लाइट का 80-90% जो पोर्शन है वो रिफ्रैक्ट करता है बच्चों, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। आप पानी के पास जाओगे तो लाइट अंदर भी जा रही होती है, और एक एंगल से देखने में वो आप लोगों को आपकी आईज से भी उसका रिफ्लेक्शन शो करता है, तो उसका कुछ परसेंटेज बच्चों बाहर भी निकल रहा होगा। जानबूझ के हमको एक ऐसा एंगल लेना है जिसमें रिफ्रैक्ट कर देने वाली लाइट और रिफ्लेक्ट कर देने वाली लाइट आपस में क्या बन जाए, 90। ऐसा कहा था ब्रूस्टर्स ने, क्या कहा था ब्रूस्टर्स ने, इस तरह की कहानी सुनाई थी अपन को कि अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसका एक पार्ट बच्चों बोलो रिफ्रैक्ट करेगा, बोलोगे जी सर कर जाएगा, और एक पार्ट बच्चा लोग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ में ना। ये थोड़ा सा मैं एंगल आई आर को मैच करने के हिसाब से ऐसा बना देता हूं, ठीक है, 90 डिग्री अज्यूम करके चलना है इसको। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, गुड वेरी गुड, ये ऐसा कुछ होगा, है ना, अब परफेक्ट दिख रहा होगा सबको। देखो ध्यान से देखो, तो ब्रूस्टर्स का एक लॉ होता है, ब्रूस्टर्स का एक एंगल होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स में यहां बनाऊंगा ना उसको आई लिख करके नीचे बी कर देना, जो राइट साइड में बन रहा होगा बच्चों वो भी उसके बराबर हो जाएगा, तो उसको बोल देना आप लोग, उस एंगल का नाम है बच्चों आई ऑफ बी। क्यों, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा क्या, तो बोलोगे सर पढ़ा है। और यहां नीचे की तरफ स्मॉल एंगल आर कर देना, ध्यान रखना ऊपर एंगल आई आर मत कर देना, नीचे लिखा है मैंने स्मॉल आर, मेंशन भी कर देता हूं, इसको बोलोगे आप लोग, बोलो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे सारे बच्चे बिल्कुल ढंग से बताना, लाइट के साथ क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अनपोलराइज लाइट आएगा बच्चों, निकल जाएगा नीचे इस तरह से, तो कुछ चेंज होना चाहिए क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज में, तो बोलोगे नहीं सर जैसे वो था वैसे का वैसे ही रह जाएगा वो, ऐसे करके दिखाइए, देखो ये वैसे का वैसे ही जा रहा है ना, ये बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात, बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में मैं बोल दूंगा अनपोलराइज लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। लेकिन मुझे बताओ, जो अनपोलराइज लाइट है इसका जो वेक्टर है ऑसिलेशन का, एक तो पेज के अंदर जा रहा है और एक बच्चों इधर जा रहा है इधर जा रहा है ना, वो किससे 90 डिग्री है ना, और अगर रिफ्लेक्टेड रहा इससे 90 डिग्री हो जाएगी, तो क्या इसके डायरेक्शन में बना बना सकता हूं मैं वेक्टर, ऐसा वेक्टर बन सकता है क्या वेव में, तो वो सर पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक वेक्टर जाएगा रिफ्लेक्टेड वाले के पास, वो ये वाले वेक्टर जा रहे होंगे। तो क्या कर लिया आपने चालाकी से, धोखेबाजी कर क्या कर लिया अपन ने, हमने एक अनपोलराइज लाइट को एक ऐसे मीडियम से पास कराया जिससे मुझे बाद में रिफ्लेक्ट होने पर क्या लाइट मिलने लग जाएगी, बोलो पोलराइज लाइट। पोलराइज का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में सारे फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करें और जो लाइट है आपका वो उसके परपेंडिकुलर रहे। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे को देखो बच्चों, उसके पास कुछ ऑसिलेटिंग वेक्टर्स ऐसे बने हुए हैं, क्या ये उन लोगों को आप दे सकते हो, इनको दे सकते हैं अपन, नहीं दे सकते, रीजन लाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना वेक्टर, पैरेलल क्या करूंगा मैं, ईएम वेव का तो पहले लॉजिक होता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स। तो ब्रूस्टर्स ने बोला व्हेन, ध्यान देना सबके सब, है ना, व्हेन एन अनपोलराइज्ड light
is made incident on a transparent medium, comma, one part is refracted and other part is रिफ्लेक्टेड। बच्चों एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा और एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहां तक का सीखा अपन ने। फिर बात करते हैं अपन ब्रूस्टर्स के एंगल के बारे में। ब्रूस्टर्स का एंगल कितना होगा? ठीक, सबको पता है ना बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को अपन बचपन से किस नाम से बुलाते थे? स्ट्रेट लाइन इज नोन है, कितने एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का? क्या चल रहा है भाई? 180 डिग्री। इस स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में कितने एंगल आ रहे हैं? तो बोलोगे सर एक तो आई बी आया, एक 90 आया और दूसरा आर आया। ठीक, हाँ ना बोलो भाई। 90 जाएगा लेफ्ट साइड में, तो छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 90 माइनस आई बी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 कर लो और ये चीज अभी यूज करने जा रहा हूं। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगा के दिखाओ। अप्लाई स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं? तो बोलोगे सर पहला एंगल कौन सा है? तो मैं बोलूंगा बच्चों पहला एंगल है साइन आई बी। दूसरा एंगल कौन सा है? साइन आर। बराबर क्या हो जाएगा ये? n2 बाय n1, जिसको क्या बोलोगे आप? n बाय 1, जिसको क्या बोलोगे आप? n। यहां तक का आएगा समझ में? बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही लिखा हो, कोई बड़ी चीज नहीं लिख दी है। अब आप r को इससे रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा हमारा आंसर साइन ऑफ आई बी, ब्रैकेट नीचे आके साइन ऑफ ये हो जाएगा 90 माइनस। कोई दिक्कत वाली बात? तो बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा। और कितना होता है? साइन बाय कॉस कितना हो जाता है? तो बोलोगे सर टेन थीटा। ये है ब्रूस्टर्स का लॉ। टेन थीटा की जगह ऐसा भी लिखते हैं लोग फाई ऑफ पी, मतलब थीटा एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां से ब्रूस्टर्स का एंगल आ गया बच्चों मेरा टेन इनवर्स एन। आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। जो ज्यादा नोन होता है वो ये होता है टेन थीटा बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बच्चों? टेन ऑफ आई बी बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलोगे आई बी क्या है ना? आई बी का मतलब है पक्की बात है वो कौन सा एंगल होगा? ब्रूस्टर्स एंगल। कोई स्पेशली डेफिनेशन पूछ ले कि मुझे सिर्फ वाइवा में कि बच्चों मुझे केवल ब्रूस्टर्स एंगल की डेफिनेशन बताओ, तो मैं उसकी भी यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ब्रूस्टर्स एंगल की डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, बोलो क्या लिखा है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, दोनों के दोनों लाइट क्या हो जाती है बच्चों? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये वो वाला इंसिडेंट का एंगल होता है जिसपे बाकी दोनों लाइट कितने पे आ जाएं? 90। सो सिंपल। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 मार्क क्वेश्चन में आता है अगर मान लो ब्रूस्टर्स लॉ, तो हमको बनना चाहिए। मैंडेटरी बात बोल रहा हूं मैं। पहले एक्सप्लेन किया, मैथमेटिकली सॉल्व करा, आखिरी तक पहुंच जाओगे तो 10 आई बी बराबर एन कर देना। और फिर भी कोई पूछता है एग्जैक्टली बताइए क्या होता है ब्रूस्टर्स एंगल, तो बोलना भाई साहब ब्रूस्टर्स एंगल का मतलब होता है वो वाला एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बोलो 90। क्लियर बच्चों? ब्रूस्टर्स लॉ में बेसिकली जो लाइट निकल रही है वो रिफ्लेक्ट वाली निकल रही है, तो यहां पर आपने इसको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कर लेना। ठीक है,
और मोस्टली केस में क्या आ जाएगा, ब्रूस्टर्स के नाम से ही आएगा, तो इतना घबराने वाली बात ही नहीं है। ये हमारा आंसर रहेगा 180 डिग्री इक्वल्स टू ये प्लस ये प्लस ये कर लोगे क्या क्या एग्जाम में आया तो। स्ट्रेट लाइन को 180 बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, आई बी प्लस 90 प्लस आर। यहां से ये मिल गया, स्नेल्स लॉ लगाया, मेरा मेरा काम हो गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच्चों tan थीटा होता है, और आप लिख सकते हो आई बी की वैल्यू tan इनवर्स n। अब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से करवा देता हूं, उन्हें करो और मुझे बताओ, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत ही मिसकंसेप्टिव या मतलब कंफ्यूजन टॉपिक है डिस्कशन में कि इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन एक्चुअली में क्या है। तो लिखा है देखो, इंटरफेरेंस इज कॉज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू। ये दो अलग अलग सोर्स होते हैं, याद होगा सबको। दो दो सोर्सेस सुपर पोजिशन करते हैं, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स, एग्जैक्टली वर्ड सिंक में नोट्स में लिखा हुआ है। और डिफ्रेक्शन का मतलब होता है जब खुद से ही बिगड़ जाएगी बात। इज कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट, मतलब मेरे खुद के ही दो तीन वेव फ्रंट्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, ब्राइट डार्क फ्रिंज होती है, उनकी इक्वल विड्थ होती है, सबको पता है ये बात। ऐसा डायग्राम बनवाया था ना मैंने बच्चों, बराबर विड्थ से, और ये बनता चला जाता है। इसमें रेयर होता है, एक्सट्रीमली रेयर ऑब्जर्वेशन इन द लैबोरेटरीज। और डिफ्रेक्शन मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डबल होती है बाकी सारे मैक्सिमा से। सबको याद होगा बच्चों, कल की क्लास में जा चुका है ये टॉपिक, से यस और नो, ऐसा था ना ये। सेंटर वाला अपना ज्यादा बनता है, तो दो पॉइंट अपने पूरे पक्के हो गए, याद कर लेंगे। एक और इसमें रेयर पॉइंट होता है इंटरफेरेंस में कि सारी की सारी फ्रिंजेस की सेम इंटेंसिटी होती है, और यहाँ क्या होता है, सेंटर वाले के पास ज्यादा होती है, उसका शार्पली डिक्रीज करती है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। जो डार्क होता है वो परफेक्टली डार्क होता है ना। या तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, या तो क्या बनेगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। एम आई क्लियर। और यहाँ क्या होता है बच्चों, डार्क फ्रिंज डार्क नहीं होती है, वहां ना मिनिमा बन रहा होता है, मतलब इंटेंसिटी कम बन रही होती है। इस पेज को देखो, ये चारों के चारों बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के। और डाउट बोलो मुझे। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक पोलराइज लाइट है बच्चों आई नॉट इंटेंसिटी की, जिसको मैंने एक एनालाइजर से पास करा दिया। कितने पे है वो, बोलो। इस तरह कोई लाइट हो गई बच्चों, यहाँ डायरेक्शन होगा हमारे पास, है ना। और पोलराइज का मतलब होता है दैट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऑसिलेशन मिल रहे होंगे। ये रहे मेरे ऑसिलेशंस। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं है। तो ये इनका पोलराइज वाला डायरेक्शन होगा ना बच्चों। इससे एक नया एनालाइजर कनेक्ट करा है जो 30 डिग्री पे है बच्चों। ये रहा तुम्हारा नया एनालाइजर। गेट इट। एग्जाम में पूरा वो कंप्लीट नहीं किया जाता है डायग्राम, ये हेक्सागोन टाइप का बना के अपन फिर उसको ऐसा दिखाएं। काफी है बच्चों समझाने के लिए ना, उतना भी बना दोगे तो बहुत ज्यादा, मोर देन एनफ बात है वो। तो क्या हो जाएगा आगे जाके, है ना। यही डाउट है सबको, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे एंगल कितने का है बच्चों, पाई/6 का, तो मलूज लॉ लगा लो, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। मलूज लॉ में नया इंटेंसिटी कितना होता है, पुराना वाला इंटेंसिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे आई नॉट दे रखा है, अगर वो आई नॉट बाई 2 होगा तो यहाँ पे आई नॉट बाई 2 लेना होगा आप लोगों को बच्चों। सिंपल सी बात है, कॉस स्क्वायर लिखना है, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई/6 लिखी है, तो ये हो जाएगा, बोलो 30। व्हाट इज कॉस 30, अरे यहां तक का क्लियर हुआ। तो जो नया इंटेंसिटी होगा ना बच्चों, वो 3/4 हो जाएगा किसके, ओल्डर इंटेंसिटी के। तो यू विल सी दैट अ न्यू काइंड ऑफ पैटर्न जो इससे थोड़ा छोटे रहेंगे बच्चों, इस तरह से। गॉट इट एवरीबडी।